नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम जो है पढ़ रहे थे मापन और मूल्यांकन, और मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत हमने लगभग सारी चीजें पढ़ ली। उसके प्रकृति, उद्देश्य, स्तर, चर, प्रकार वगैरह सब कुछ पढ़ लिए। गुणात्मक विधियां भी कल की क्लास में अपन ने पढ़ ली थी। अंतिम चीज हमारे पास में बचती है जिसको आज की क्लास में अपन पूरा करने वाले हैं। अंतिम चीज क्या है दोस्तों? अंतिम चीज में एक तो आती है आपके मात्रात्मक विधियां, जिसको अपन कह रहे थे कि कल आपके बाकी चल रही है ना, मात्रात्मक विधियां। इसी को अपन एक और टॉपिक के अंदर ऐड कर ले, चाहे मात्रात्मक विधियां कहें, चाहे आपके परीक्षा या प्रश्नों के प्रकार कहें। परीक्षा या प्रश्नों के प्रकार, दोनों चीजें एक ही होती है और दोनों चीजों को मैं आपको एक साथ पढ़ाने वाला हूं, है ना। मात्रात्मक विधियां कह दो आप, चाहे क्या कह दो, इनको परीक्षा या प्रश्नों के प्रकार कह दो। क्योंकि मात्रात्मक विधियां भी क्या होती है? वही मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। और परीक्षाएं भी कितनी होती है? यही 3 प्रकार की होती है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। अब देखिएगा, इन परीक्षाओं के अंदर अपन बात करें, कुछ चीजों को ऐड करें। बड़ी छोटी क्लास होगी आज और बड़ा खत्म हो, क्योंकि ये चीजें आपको सब पता है कि मौखिक परीक्षा के बारे में भी आप जानते हो, लिखित परीक्षाओं के बारे में भी जानते हो, प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में भी जानते हो। तो यहां पे आपने हेडिंग लगा दी होगी कि मात्रात्मक विधियां या परीक्षा या प्रश्नों के प्रकार। सबसे पहले मैं यहां पे आपको लिखाता हूं मौखिक परीक्षा। कौन सी परीक्षा पढ़ रहे हैं दोस्तों? मौखिक परीक्षा। आपको पूछ ले कि बताओ मौखिक परीक्षा किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मौखिक परीक्षा का सिंपल सा अर्थ होता है बिना पेपर पेंसिल के ली गई परीक्षा। बिना पेपर पेंसिल के ली गई परीक्षा को हम क्या कहते हैं? ली गई परीक्षा को हम कहते हैं आपके, बिना पेपर पेंसिल के ली गई परीक्षा को अपन क्या कहते हैं? मौखिक परीक्षा कहते हैं। अब मौखिक परीक्षा के अंतर्गत हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अब इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि मौखिक परीक्षा किसे कहते हैं, ये तो आपको समझ में आ गई, लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मौखिक परीक्षा के एडवांटेज क्या है और मौखिक परीक्षा के डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज का मतलब है कि इसकी उपयोगिता क्या है ना, इसकी उपयोगिता क्या है, और डिसएडवांटेज का मतलब इसके दोष क्या है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? गुण, या क्या कह सकते हैं, इनको दोष कह सकते हैं। वो अपन को क्या रखना है? ध्यान रखना है। मौखिक परीक्षा की बात करें, सबसे पहली चीज, मौखिक परीक्षा व्यक्ति के तीनों पक्षों का मूल्यांकन आराम से कर लेती है। व्यक्ति के अंदर ज्ञान कितना है, व्यक्ति की क्रियाविधि और भाव, वे 3 पक्ष होते हैं, क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। ये एक ऐसी परीक्षा है जो तीनों पक्षों का आराम से क्या कर लेती है दोस्तों? ज्ञान कर लेती है। तीनों का क्या कर लेती है? जांच कर लेती है। एक तो बढ़िया चीज है। ज्ञान का मतलब पूछ रहे, नॉलेज बता रहा है, आप कोई एक्टिविटी भी करवा सकते हो। भावों या विचारों को भी आप जान सकते हो कि जैसे आप अपने पिताजी के बारे में क्या सोचते हो, आप समाज के बारे में क्या सोचते हो, विद्यालय के बारे में क्या सोचते हो। तो इमोशनली अटैचमेंट से भी उनके जो बिहेवियर हैं उनको आप ओपनली जो है स्पष्ट कर सकते हो। तो तीनों पक्षों का क्या करती है दोस्तों? ये विकास करती है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि ये मौखिक परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसकी गोपनीयता रखी जा सकती है। गोपनीयता क्यों रखी जा सकती है? क्योंकि इसमें लिखित वर्ग कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। आप सर ने आपसे पूछा, आपने उसको जवाब दे दिया, बात हवा में खत्म। तो बच्चे ने क्या बताया ये केवल सुनने वाला जानता है और किसी को नहीं पता। सर ने क्या पूछा ये भी केवल बच्चा जानता है और कोई नहीं जानता। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसीलिए ये कहा जाता है कि मौखिक परीक्षा के अंतर्गत गोपनीयता बड़ी आसानी से रखी जा सकती है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, मौखिक परीक्षा हमेशा व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, चाहे वो साक्षात्कार के रूप में हो, चाहे वो पैनल चर्चा के रूप में हो, चाहे वो वाद विवाद के रूप में हो, चाहे नाटक हो, ड्रामा हो, कोई भी हो। सारी मौखिक परीक्षाएं व्यक्तिगत होती है, यानी कि एक व्यक्ति के पास में बोलने के लिए एक ही कंटेंट होता है, इसके अलावा अलग कुछ भी नहीं होता है। सबकी अपनी व्यक्ति, जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं सबका अपना अलग अलग, सब लोग नाटक करें सबके डायलॉग अपने अपने अलग अलग, है ना। पैनल चर्चा कर रहे हैं सबके अपने विचार अलग अलग। इसीलिए इस परीक्षा को कहा जाता है कि यह एक प्रकार की व्यक्तिगत परीक्षा है। दोष क्या है? ये तो गुण हो गए, चलो अच्छी बात है। दोष क्या है?
तो दोष इसके ये हैं कि देखो, एक तो जो अंतर्मुखी बालक होते हैं उनके लिए ये परीक्षाएं उपयोगी नहीं है, जो शर्मीले स्वभाव के बच्चे होते हैं जिनको बोलना नहीं आता है तो उन बच्चों के लिए परीक्षाएं उपयोगी नहीं है। थोड़ी भाषा शुद्धि नहीं हो पाती है, भाषा का स्पष्टता नहीं हो पाता है ना, लेखन कौशल का क्या नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है, और एक पूर्वाग्रह का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के पूर्वाग्रह का क्या पड़ सकता है दोस्तों, प्रभाव पड़ सकता है, या पक्षपात जिसको अपन कहते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब क्या है, किसी टीचर ने पहले से एक धारणा बना रखी कि ये बच्चा बदमाश है, तो जैसे ही वो बच्चा उसके पास में जाएगा तो जो मौखिक परीक्षा लेगा तो वो क्या करेगा, उसको कठिन कठिन प्रश्न पूछेगा जानबूझ करके। ये शिक्षक का पूर्वाग्रह है, पहले से उसने एक विचारधारा बना रखी है बच्चे के संदर्भ में। या पक्षपात की संभावना भी बनती है कि विद्यालय के अंतर्गत जो टीचर्स होते हैं उनके रिलेटिव बच्चे होते हैं या ऐसे बच्चे जिनके साथ में उनके संबंध ज्यादा होते हैं, तो कभी कभी उन बच्चों को वो नंबर ज्यादा दे देते हैं और दूसरे बच्चों को नंबर कम दे देते हैं। ऐसी इनकी संभावनाएं बनी हुई रहती हैं। ये आपको मौखिक परीक्षा के बारे में 5-7 बातें क्या रखनी है मेरे दोस्तों, ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहां पे, मौखिक परीक्षा के गुण क्या क्या हैं। तो आपको गुण के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, गुण के अंदर एक तो ध्यान रखना है दोस्तों, तीनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। क्या होता है दोस्तों, तीनों पक्षों का मूल्यांकन, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, गोपनीयता रखी जा सकती है, गोपनीयता रखी जा सकती है, जा सकती हैं। तीसरा क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, यह परीक्षा व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत होती है। उदाहरण भी लिखा देता हूं, जैसे पैनल चर्चा हो गई, वाद विवाद हो गया, साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार हो गया, नाटक हो गए आदि आपके क्या होंगे, इन परीक्षाओं के उदाहरण आप मान सकते हो। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, इसके गुण, गुण, गुण क्या कहते हैं देखिए समझिएगा। गुण की बात करते हैं, सॉरी दोष, गुण तो अपन ने पढ़ लिए। दोष देखिएगा, दोष की यदि मैं बात करूं तो एक तो ध्यान रखना है लेखन कौशल का विकास नहीं होता है। केवल बोल रहा है बालक तो लेखन कौशल का विकास कैसे होगा, लेखन कौशल का विकास नहीं होता है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, भाषा शुद्धि नहीं हो पाती, भाषा शुद्धि नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंतर्गत तीसरा इसके अंदर ध्यान रखना है कि पूर्वाग्रह का प्रभाव पड़ता है, पूर्वाग्रह का प्रभाव पड़ता है, यह ध्यान रखना। पक्षपात की संभावना रहती है, पक्षपात की संभावना रहती है, संभावना रहती है। और एक क्या ध्यान रखोगे, शर्मीले बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, शर्मीले बालकों के लिए कम उपयोगी, बालकों के लिए कम उपयोगी। क्लियर, ये आपको क्या रखना है, मौखिक परीक्षा के बारे में क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है ना। तो आप मात्रात्मक विधि पूछ ले तो मौखिक विधि, और परीक्षा पूछ ले तो मौखिक परीक्षा, ये एक बेसिक जानकारी हमारे पास में एक होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों दूसरी परीक्षा, जिसको अपन कहते हैं लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा। अब यहां पे ध्यान रखना, लिखित परीक्षाएं यहां पे 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपके बंद अंत वाली परीक्षा पे, कौन सी होती है दोस्तों, बंद अंत, और एक होती है आपके मुक्त अंत। लिखित परीक्षा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो बंद अंत और एक कौन सी होती है, मुक्त अंत। बंद अंत का मतलब क्या होता है, ऐसी परीक्षा जिसमें आपको विस्तृत उत्तर लिखना नहीं है, बल्कि जो उत्तर दे रखा है उसी में से केवल उत्तर की पहचान करनी है। और मुक्त अंत का मतलब खुल करके अपने विचारों को लिख सकते हो, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव वाली जो परीक्षा होती है ना, जिसमें अब असद, कोई रिक्त स्थान वाली परीक्षा, सत्य असत्य कहना का पहचान करो, मिलान चिन्ह वाले टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो सारे आपके बंद अंत के अंदर आते हैं। मुक्त अंत के अंदर कौन से प्रश्न आते हैं, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, है ना। ये जो प्रश्न होते हैं वो किसके अंतर्गत गिने जाते हैं मेरे दोस्तों, आपके इनके अंतर्गत गिने जाते हैं, मुक्त अंत वाली। तो यहां पे टोटल परीक्षाएं कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बंद अंत वाली लिखित परीक्षा। तो क्या हेडिंग आएगी,
बंद अंत लिखित परीक्षा, बंद अंत लिखित परीक्षा, परीक्षा। जैसे इसके उदाहरण में लिख दूं यहां पे तो क्या लिख लूंगा, जैसे आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। आपके मिलान चिन्ह वाली जो परीक्षा होती है या जो प्रश्न होते हैं वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, आपके इसी कैटेगरी में आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो आते हैं वो भी किस कैटेगरी में आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, वो भी आपके इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। सत्य असत्य हाँ या ना वाले प्रश्न जो आते हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ये आपको हल्का सा ध्यान रखना है। अब देखो इसके गुण और विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले गुण की बात करते हैं। देखो वस्तुनिष्ठता का सबसे बड़ा गुण जो है वो क्या है कि इस परीक्षा के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं कर सकते। जिस बच्चे के जितने नंबर आ रहे हैं उस बच्चे को आपको उतने नंबर देने ही देने हैं, चाहे आपका पूर्वाग्रह कैसा भी बना हुआ हो, चाहे आप बच्चे के बारे में कैसी भी धारणा रख रहे हो, आप उसके अंदर नंबर नहीं काट सकते क्योंकि अबसद वाले होते हैं। किसी बच्चे ने सी सही कर रखा है तो उसको पूरे नंबर देने ही, आप पक्षपात नहीं कर सकते हो यदि सी सही है तो, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षा में हो सकता है कि उसने पूरा डिटेल लिखा है तो आप कह सकते हो कम प्रभावी था या मैटर कम था या फर्जी बातें ज्यादा लिखी तो आप नंबर कम दे दोगे। लेकिन इसमें तो क्या दोगे, या तो पूरा आएगा या जीरो आएगा। तो इसीलिए इसमें पक्षपात की संभावना नहीं होती है। तो इसके जब अपन गुण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके अंदर पक्षपात की, इसके अंतर्गत पक्षपात नहीं होता, पक्षपात नहीं होता। एक तो आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा, आपको इस परीक्षा को जांचना बहुत सरल है। इस परीक्षा को जांचना क्या है, बहुत सरल है। कैसे, अबसद वाले प्रश्न होते, OMR सीट होती है, मशीन में लगी 5 मिनट में चेक होगी, हजारों कॉपी 1 सेकंड के अंदर जांच करके आ जाती है। तो आप कह सकते हो कि इस परीक्षा का जांच कार्य बड़ा सरल है। जांच कार्य क्या है दोस्तों, जांच कार्य बड़ा इसका क्या है, आपके सरल है। दूसरा, हमने जो मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी ना, आपको पता हो तो वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता याद है ना आपको, वैधता और व्यापकता, ये सारे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। व्यापकता पाई जाती है, ये सारे गुण, मूल्यांकन की ऐसी कोई अच्छी विशेषता नहीं है जो इसके अंदर नहीं पाई जाती हो। सारी की सारी विशेषताएं इसके अंदर क्या है दोस्तों, पाई जाती है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। लेकिन पता है कि जिस परीक्षा के गुण होते हैं उस परीक्षा के क्या होते हैं, दोष भी होते हैं। तो हमें इनके दोष भी ध्यान रखने। इस परीक्षा के माइनस पॉइंट क्या है, तो पहली माइनस पॉइंट ध्यान रखना, नकल की संभावना अधिक होती है। नकल की संभावना अधिक होती है, नकल की संभावना अधिक होती है। क्योंकि अबसद वाले प्रश्न आते हैं, बच्चे ने 4 अंगुलियां ऊपर कर ली, समझने वाला समझ गया, चौथा प्रश्न पूछ रहा है उसने 3 अंगुलियां सही कर दी, सी सही है, समझ गया। इसी को दूर करने के लिए आपके एग्जाम में सीरीज आती है ना, कि आपके और आपके पास वालों के अंदर प्रश्न तो सेम है लेकिन प्रश्न के क्रमांकों में क्या कर लिया, अंतर कर लिया, कि आपके जो प्रश्न पहले नंबर पर है वो प्रश्न उसके चौथे नंबर पर है, ताकि आप नकल नहीं कर पाओ। लेकिन इसके अंदर नकल की संभावना हल्की फुल्की क्या रहती है मेरे दोस्तों, बनी रहती है। ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि नकल की संभावना इसके अंतर्गत बनी रहती है। दूसरा, प्रश्न पत्र निर्माण करना कठिन कार्य है। इसका पेपर बनाना बहुत कठिन काम है। प्रश्न पत्र निर्माण करना कठिन है, इसका पेपर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। ऑप्शन बनाने पड़ते हैं, ऑप्शन एक दूसरे से मिलते हुए होने चाहिए, है ना, बहुत मुश्किल काम है, आपको ध्यान रखना है। इसमें एक माइनस पॉइंट और भी है कि इसका लेखन क्षमता का विकास नहीं होता। लेखन क्षमता का विकास नहीं होता, यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो जब लेखन के बच्चों को लिखना तो कुछ है ही नहीं, केवल उत्तर की पहचान करनी है, तो यहां पे भाषा शुद्धि भी नहीं हो पाती, भाषा शुद्धि भी नहीं हो पाती। ये ध्यान आपको रखना है। ये इसका एक प्लस पॉइंट और भी ध्यान रख सकते हो, मुझे याद आ गया तो मैं लिखवा देता हूं दोस्तों। यह परीक्षा समझने पर बल देती है। यह परीक्षा रटने पर बल नहीं देती, बल्कि किस पर देती है दोस्तों, समझने पर बल देती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपकी जो ये परीक्षा है,
जो आप देने जा रहे हो वस्तुनिष्ठ वाली परीक्षा, आपकी भी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा का गुण है कि ये समझने पर बल देती, तो इसका मतलब यही है कि आप जो रीट का एग्जाम या ग्रेड 2 का एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपने यदि समझ रखा होगा तभी आप उसका उत्तर सही दे पाओगे, बाकी आप उसका उत्तर कभी भी सही नहीं दे पाओगे। ये भी आपको क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। तो ये हो गई आपके कौन सी हो जाती है दोस्तों, बंद अंत वाली परीक्षा। दूसरी कौन सी आ जाती है दोस्तों, दूसरी आ जाती है आपके मुक्त अंत लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा, मुक्त अंत, इसके अंदर 3 परीक्षाएं होती है, 3 प्रश्न पत्र होते हैं। एक तो होता है आपके अति लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक है ना, जो 15 से लेकर के 25 शब्द तक का हो सकता है ना, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। 15 शब्द तक का भी हो सकता है या कभी कभी 25 शब्द तक का भी, जनरली 15 शब्द माना जाता है। दूसरा आता है आपके लघुतरात्मक प्रश्न, जो होता है आपके 35 शब्द के आसपास, है ना, 35 से 50 शब्द के आसपास आप इसको, 35 शब्द से ये प्रारंभ होता है भाई। लघुतरात्मक प्रश्न जो होता है वो कहां से होता है, आपके 35 से जो है लगभग प्रारंभ मानते हैं। कभी कोई इसको कहता है 70 शब्द तक, कोई इसको ये कहता है, अधिकतम किसने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इसके अंदर 35 शब्द होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न जो है वो आपके स्टार्ट होता है 100 शब्द से। 100 शब्द से आप इसके आगे कितने भी शब्दों को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना। ये 35 से 100 के बीच में आपके ये खत्म हो जाता है, ये 100 शब्दों से प्रारंभ हो जाता है। आपको तो केवल इतना ध्यान रखना है कि ये 3 प्रकार की होती है। अब इसके गुण की बात करें, बताओ, चाहे निबंधात्मक प्रश्नों के गुण पूछे, चाहे बंद अंत परीक्षा के गुण पूछे, एक ही होंगे। इनके गुण क्या क्या होते हैं दोस्तों, इनके एक तो इसके गुण, सबसे बड़ा गुण यह है कि व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति खुल करके कर सकता है, क्योंकि इसमें लिखना होता है। बालक के अंदर जो कुछ भी चल रहा है तो वो लिख सकता है, इसलिए बालक की अभिरुचियों का पता बड़ा स्पष्ट चलता है इसके अंतर्गत। तो एक तो खुल करके अभिव्यक्ति दे सकता है, एक अभिरुचियों का पता जो है शिक्षक को क्या चलता है दोस्तों, बढ़िया चलता है, एक व्यापकता का गुण पाया जाता है। और हाँ, यह परीक्षा भी आपके तीनों पक्षों का मूल्यांकन करती है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, ये आपको ध्यान रखना। अभी जो ऊपर अपन ने पढ़ी ना वस्तुनिष्ठ, कौन सी वस्तुनिष्ठ जो अपन ने पढ़ी ना अभी, ये वाली, ये इसका एक दोस्त और भी है दोस्तों, ये ध्यान रखना। केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देती है, ये तीनों पक्षों का विकास नहीं करती। केवल किसका करती है दोस्तों, केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल देती है। लेकिन आपके मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा के अंतर्गत ये जो बंद अंत वाली परीक्षा है, ये आपके तीनों के ऊपर क्या करती है दोस्तों, बल देती है। ये भी इसका एक गुण है। तो अपन लिख सकते हैं दोस्तों, क्या क्या लिख सकते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति बालक दे सकता है, विचारों की अभिव्यक्ति बालक खुल करके दे सकता है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, तीनों पक्षों का मूल्यांकन, तीनों पक्षों का क्या करती है, मूल्यांकन करती है। तीसरा आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर एक गुण बड़ा अच्छा पाया जाता है ना, इसके अंतर्गत वो क्या पाया जाता है, इसके अंदर व्यापकता अच्छी पाई जाती है, व्यापकता का गुण इसके अंदर पाया जाता है। व्यापकता क्या होती है अपन ने पढ़ लिया। इस परीक्षा से हमारे अंदर लेखन क्षमता का क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। लेखन क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। इसी से क्या होती है, भाषा शुद्धि होती है, भाषा शुद्धि होती है, ये भी आप लिख सकते हो। फिर आपको ध्यान रखना है, ये है ना, उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि ये परीक्षा आपके अभिरुचि का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, अभिरुचि का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि बालक लिखेगा तभी तो पता चलेगा, उत्तर पहचानने से इंटरेस्ट थोड़ी पता चलता है। ये तो इसके गुण है, लेकिन इसके दोष बड़े अच्छे अच्छे जो आपको क्या रखने दोस्तों, ध्यान रखना है। दोष क्या अच्छे अच्छे, तो ध्यान रखना, एक तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर पक्षपात की संभावना होती है। पक्षपात, क्योंकि लिखा हुआ है तो शिक्षक को कभी ऐसा लग जाता है कि इसको नंबर कम देने हैं, तो वो जानबूझ करके बच्चे को नंबर कम दे सकता है। तो क्या रह सकती है, आपके पक्षपात की संभावना बनी रहती है। और जहां पे पक्षपात होगा वहां पे दो चीजें कभी नहीं होगी। पक्षपात हो रहा है इसका मतलब उसमें वस्तुनिष्ठता की भी क्या होगी, कमी होगी। और वहां पे क्या और चीज नहीं पाई जाएगी, तो ध्यान रखना वहां पे विश्वसनीयता भी कभी नहीं होगी। और जहां पे विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता नहीं होती, वहां पे क्या नहीं होती है दोस्तों, वैधता भी नहीं होती है। तो ध्यान रखना, इसमें मूल्यांकन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें से वस्तुनिष्ठता का गुण, विश्वसनीयता का गुण और वैधता का गुण, तीनों की कमी पाई जाती है। इसी कारण से लिखित परीक्षा अपन के कंपटीशन एग्जाम में नहीं, मुक्त अंत वाली परीक्षाएं नहीं ली जाती है, बंद अंत वाली परीक्षा ही ली जाती है। ये आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखना है दोस्तों, ये परीक्षाएं रटने पर बल देती हैं। किस पर बल देती है दोस्तों,
रटने पर बल देती हैं, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ना, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। इसका जांच कार्य बड़ा कठिन होता है ना, निबंधात्मक प्रश्न होते, कौन इतना पूरा का पूरा पढ़ेगा, जांच कार्य जो होता है इसका क्या होता है, बड़ा कठिन होता है। ये हो गई आपके लिखित परीक्षा। और अंतिम तीसरी परीक्षा बचती है जिसको कहते हैं अपन प्रायोगिक परीक्षा। कौन सी परीक्षा कहते हैं दोस्तों, प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना, ऐसी परीक्षा जो करके सीखने पर आधारित हो, करके सीखने पर आधारित हो, जो आप प्रैक्टिकल करते हो उसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, प्रायोगिक परीक्षा कहते हैं। प्रायोगिक परीक्षा की खास बात क्या है, एक तो यह परीक्षा करके सीखने पर आधारित है, बालक स्वयं एक्टिविटी करते हुए सीखता है, तो बालक को जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो भी प्रत्यक्ष प्राप्त होते हैं, और जब अनुभव प्रत्यक्ष प्राप्त हो रहे तो इसका मतलब उसका सीखा गया ज्ञान भी क्या होगा, अस्थायी होगा। बालक के अंदर खोज की प्रवृत्ति जो है वो भी बढ़ती है ना, स्वयं के सीखने की आदत जो होती है उसका भी क्या होता है दोस्तों, विकास होता है, ज्ञान का भी क्या होता है, विस्तार होता है। ये तो सब इसके गुण कहलाएंगे, ये तो अपन कह सकते हैं। लेकिन इस परीक्षा का दोष भी है। दोष क्या है, एक तो इस परीक्षा में जो है संसाधनों की विद्यालयों के अंदर बहुत कमी है, तो यह परीक्षा स्पष्ट रूप से हो नहीं पाती, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए हमें संसाधन चाहिए होते हैं, संसाधन विद्यालयों के अंदर आसानी से उपलब्ध होते नहीं है ना। इसके लिए अच्छे प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, वो भी विद्यालय के अंदर उपलब्ध नहीं होते। दूसरा, लैब के अंदर खतरे की संभावना बनी रहती है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। ये एक प्रकार का खर्चीला मेथड भी है, इसके अंदर पैसे भी क्या लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। इसके अंदर समय भी क्या लगता है दोस्तों, ज्यादा लगता है। ये इनके क्या कहलाएंगे, माइनस पॉइंट कहलाएंगे। तो तीन चार बातें इसके गुण और दोष प्रायोगिक परीक्षा के बारे में भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। कोई खास बातें नहीं है लेकिन याद रखना है। जैसे सबसे पहले अपन लिख रहे हैं गुण, तो एक तो लिख दिया करके सीखने पर आधारित है। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। भाई अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखना प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। एक और ध्यान रखना आपको, ज्ञान अस्थायी होता है, सीखा गया ज्ञान क्या होगा, आपके ज्ञान अस्थायी होता है। तीसरा क्या ध्यान रखना है दोस्तों, स्वयं अध्ययन की आदत विकसित होती है, अध्ययन की आदत विकसित होती है। और एक और यहां पे आप ध्यान रख सकते हो, खोज प्रवृत्ति का विकास होता है, खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। ये तो आप कह सकते हो कि इसके क्या हो जाएंगे, गुण। तो इसके दोष क्या क्या होंगे, तो कुछ एक दोष आपको क्या रखने हैं, इसके ध्यान रखने हैं। क्या क्या दोष जो है इसके ध्यान रखोगे, तो मैंने अभी आपको बता दिया। एक तो ध्यान रखना है कि संसाधनों का अभाव, विद्यालयों के अंदर संसाधन नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से इस परीक्षा को स्पष्ट रूप से नहीं लिया जा सकता। दूसरा, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, अच्छे ट्रेनर टीचर चाहिए, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, इसके लिए बड़े अच्छे ट्रेनर टीचर चाहिए, वही पढ़ा सकते हैं। हर कोई टीचर जो है इसको कभी भी नहीं पढ़ा सकता है। तीसरा चीज इसके अंदर ध्यान रखना है, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। दुर्घटना की क्या बनी रहती है मेरे दोस्तों, संभावना बनी रहती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चौथा ध्यान रखना है, इसके अंदर समय भी अधिक लगता है, और इसी के साथ आपका मापन मूल्यांकन पूर्ण होता है मेरे दोस्तों। पूरा टॉपिक जो है यहां पे आपका कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं पूरा का पूरा। इसके अंदर कोई खास बातें नहीं है दोस्तों आज की क्लास में, ये नॉर्मल चीजें हैं जो आपको सब पहले से क्या है दोस्तों पता है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले अपन ने क्या बात की थी, हमने पढ़ा था कि मौखिक परीक्षा को, मौखिक परीक्षा का मतलब क्या होता है, जो बिना पेपर पेंसिल से ली जाती है परीक्षा को, उसको अपन क्या कहते हैं, मौखिक परीक्षा कहते हैं। ये तीनों पक्षों का मूल्यांकन करती है, इसमें गोपनीयता रखी जा सकती है, ये व्यक्तिगत होती है। दोष की बात करें तो लेखन कौशल का विकास नहीं होता, भाषा शुद्धि नहीं हो पाती, पूर्वाग्रह का प्रभाव पड़ता है, पक्षपात की संभावना बनी रहती है, शर्मीले बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। फिर अपन ने पढ़ी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में सबसे पहले पढ़ी अपन ने बंद अंत वाली परीक्षा। इसके अंदर वस्तुनिष्ठ, मिलान चिन्ह, रिक्त स्थान की पूर्ति जैसे प्रश्न आदि आते हैं। इसके अंदर पक्षपात नहीं हो पाता, जांच कार्य बड़ा सरल होता है, यह समझने पर बल देती है। वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता जैसे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। नकल, दोष की बात करें तो नकल की संभावना अधिक रहती है, प्रश्न पत्र का निर्माण कठिन होता है, लेखन और भाषा शुद्धि नहीं हो पाती है, और केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास अधिक होता है। मुक्त अंत की बात करें तो इसमें तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। गुण की बात करें दोस्तों, इसमें विचारों की अभिव्यक्ति
जो है बालक दे सकता है, तीनों पक्षों का मूल्यांकन होता है, व्यापकता पाई जाती है, लेखन क्षमता का विकास होता है, भाषा शुद्धि होती है, अभिरुचि की जो है अस्पष्टता का पता जो है हमें इस परीक्षा के माध्यम से चल जाता है। पक्षपात की संभावना बनी रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता जैसे गुण नहीं पाए जाते हैं, है ना। उसके अंदर रटने पर यह परीक्षा बल देती है और इसका जांच कार्य करना बड़ा कठिन है। फिर अपन ने पढ़ा था प्रायोगिक परीक्षा। यह परीक्षा करके सीखने पर आधारित है, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं, ज्ञान अस्थायी होता है, स्वयं अध्ययन की आदत विकसित होती है और खोज प्रवृत्ति का हमारे अंदर विकास होता है। दोष की बात करें तो ध्यान रखना, संसाधनों का अभाव है, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, और क्या ध्यान रखना है आपको, समय जो है इसके अंदर क्या लगता है मेरे दोस्तों, अधिक लगता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह आपका मापन मूल्यांकन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है मेरे दोस्तों। सारी चीजें मैंने आपको बढ़ा दी, लगभग 3 घंटे लगे होंगे क्योंकि आधे आधे घंटे की क्लास हो रही है, तो 6 क्लास से अपन ने ली तो 3 घंटे इस टॉपिक में लगे और पूरा टॉपिक मैंने आपको व्यवस्थित पढ़ा दिया है। अब आप कोई भी किताब उठा करके मूल्यांकन का मर्जी हो जो प्रश्न उठा लेना, सारे प्रश्न आपसे अपने आप से सही हो जाएंगे यदि आपने इसको सही तरीके से पढ़ रखा है तो। बढ़िया लगा हो मापन मूल्यांकन तो क्लास अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।